हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 11 पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है यहाँ पे व्हाट लीडर्स नीड टू नो, कि जो लीडर्स हैं, कुछ भी चेंज किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है तो लीडर्स को क्या मालूम होना चाहिए। ठीक है। इस पैराग्राफ में बस वही लिखा है कि लीडर्स के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की कैसे लोगों की साइकोलॉजी, चेंज होने वाली साइकोलॉजी को समझे। इसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट होने का तो ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे ह्यूमन को मैनेज किया जाता है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए। एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत इसमें होती है। तो जब भी कोई चेंज मैनेजमेंट हो रहा है तो आपके लीडर्स को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है कि चलो ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे डील करें अगर कुछ चेंज होने जा रहा है, तो इतना डीप का ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो सॉलिड और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है। बहुत से लीडर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ना कि ह्यूमन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसकी वजह से उनका जो प्लान होता है चेंज मैनेजमेंट का, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं कि कैसे ह्यूमन एक्सपेक्ट पे कैसे फोकस करना है, कैसे ह्यूमन को जो है मैनेज करना है। तो इस चीज़ का आइडिया बहुत से लीडर्स को नहीं होता। इसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ह्यूमन लैंडस्केप रेडीनेस इन्वॉल्व 4 critical एलिमेंट। द स्टेटस ऑफ दीज एलिमेंट रिफ्लेक्ट पीपल प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स रिलेशन। मान लीजिए कोई चीज आप करना चाह रहे हो, उसके सक्सेस के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। पहला है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब आपका मैनेजमेंट, आपका मैनेजर। ठीक है, जो सारा कुछ जो है सारा कुछ करने वाला है। द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल, आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपका स्पॉन्सर में आ जाएगा। आपके मैनेजमेंट के जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी में आ जाएगा, स्पॉन्सर में। सेकेंड है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से आप क्या करने वाले, चेंज करने वाले हैं। तीसरा आएगा कल्चर। आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, जो डे टू डे बेसिस पे आपका जो कल्चर है कैसा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है दोस्तों जहाँ पे बहुत ही नेगेटिव कल्चर है, मतलब वहाँ पे कोई अच्छी चीज भी आप इंप्लीमेंट करोगे ना, हर कोई मना करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव है, कल्चर पॉजिटिव है, यानी कुछ भी आप इंप्लीमेंट करो तो सब जगह से सपोर्ट दिया जाता है। तो आपको देखना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है। नेक्स्ट है टारगेट। द पीपल हुम द इनिशिएटिव आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस, तो आपकी टारगेट पीपल कौन है। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इन्हीं पे डिपेंड होगा, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड होगा कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो कभी भी एचआर या कोई भी जो मैनेजर है, उनको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने चाहिए। पहला है स्पॉन्सरशिप, यानी क्या सही लीडर्स आपने सेलेक्ट किए या सही मैनेजर्स जो कि इस बात को लेके कमिट है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को हम लेके चलेंगे। ठीक है। किस हद तक ऐसा है कि आपके जो लीडर्स या जो मैनेजर्स है वो अनविलिंग है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो कमिटमेंट दे सके। यानी मेन चीज यहाँ पे वही है कि जो टॉप लेवल पे आपके मैनेजर्स हैं, लीडर्स, आपका मैनेजमेंट है, उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चलेंगे। तो पहला हो गया आपका स्पॉन्सरशिप। सेकेंड क्वेश्चन है कैपेसिटी, कि जो आपके एम्प्लॉयज है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल है ताकि आप चेंज को जो है पूरा कर सको। चेंज को एडजस्ट करने के लिए आपको रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जो एम्प्लॉयज है उनके पास किस हद तक आपके पास जो है रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज किस फॉर्म में हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल रिसोर्स, इसकी यहाँ पे बात की। नेक्स्ट रेफरेंस यहाँ पे हमारा कल्चर। कल्चर में बोला गया कि कैसा कल्चर है, किस टाइप का बिहेवियर, बिलीफ या कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है, और गोल को पूरा करने के लिए कल्चर में क्या चेंज आने वाला है, और अभी का जो पुराना कल्चर है नए कल्चर, नए गोल के हिसाब से अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। चौथा और लास्ट है रेजिस्टेंस। क्या इस चीज को लेके कोई स्टेक होल्डर या कोई ना बोल रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि टू व्हाट एक्सटेंड आर वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है रिलेक्टेंट टू सपोर्ट द एफर्ट्स। तो जो आप चेंज चाह रहे हैं तो कोई स्टेक होल्डर्स उसके लिए मना तो नहीं कर रहा। तो ये 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अपना इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर लेके चल सकते हैं। असेसिंग चेंज फोर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेविन ने एक थ्योरी दिया और बोला है कि जब भी आप कोई चेंज को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले आप उसका असेसमेंट कर लीजिए। असेसमेंट यानी उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आप चेंज कीजिए। ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्लान फॉर चेंज, तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो चेंज का प्लान बना रही है उससे पहले ये जरूरी हो जाता है फॉर द लीडरशिप टू असेस फोर्स विच अफेक्ट चेंज इन इधर। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कौन से फोर्स है जिसकी वजह से आपका चेंज को इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब किस टाइप के फोर्सेस की यहाँ बात की है, वो इसको एक डायग्राम से थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये नीचे का जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग फोर्स, रिस्ट्रेनिंग मतलब ये वो है जो चेंज के लिए ना बोल रहे हैं। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होने जा रहा है, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस में वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं चेंज नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्सेस ये वो है जो बोल रहे हैं हाँ होना चाहिए। ठीक है। तो ये नेगेटिव लोग हैं जो मना कर रहे हैं, ड्राइविंग वाले हाँ है जो हाँ बोल रहे हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम,
या क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, जहां पे मान लीजिए कुछ लोग ना बोल रहे हैं, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, तो जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो सेंटर पॉइंट को मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में 10 ही लोग हैं, तो 5 लोग बोल रहे हैं हाँ, 5 लोग बोल रहे हैं ना, तो सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा। जैसे जैसे लोग शिफ्ट होते जाएंगे, मान लीजिए 5 के बदले एक और बोला कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, हाँ चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ इस तरह से जो है शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, ये भी इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है और लेवी ने 3 केसेस बोले कि 3 केसेस हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा, इफ द ड्राइविंग फोर्स मतलब ऐसे लोग जो हाँ बोल रहे हैं, पॉजिटिव लोग, फार आउटपेड ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्ट्रेनिंग ना वाले। यानी अगर ऐसे लोग जो हाँ बोल रहे हैं, मान लीजिए 10 में से 6 लोग बोल रहे हैं हाँ और 4 लोग बोल रहे हैं ना, then the management can push driving force and overpower restraining force and change can be implement। तो इस केस में क्या होगा कि जो ड्राइविंग फोर्स है उसको पुश यानी आगे ले जाके आसानी से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और जो रिस्ट्रेनिंग जो ना बोल रहे हैं उनको ओवर पावर दिखा गया, यानी उनको पीछे करके इसको इसके ऊपर विजय पा सकता है, आसानी से चेंज को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी हाँ बोलने वाले ज्यादा है, ना बोलने वाले कम है, ड्राइविंग वाले ज्यादा है ड्राइविंग फोर्स, और रिस्ट्रेनिंग वाले कम है, तो आसानी से चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकंड केस है कि इसमें क्या है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, ठीक है, रिस्ट्रेनिंग से। सेकंड में दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि जो ड्राइविंग है उनको पुश कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम कैन कन्वर्ट ऑन इमोबिलाइज द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उनको पीछे कर सकता है, यानी इसमें मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है उसको स्ट्रेंथ कर सकता है, मतलब ज्यादा लोग ड्राइविंग में आ जाए तो उसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा लोग हाँ बोले, और जो आपके ना बोलने वाले लोग हैं, रिलक्टेंट जो बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनको रिड्यूस या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकता है। इससे भी आप मैनेजमेंट को आसानी से चेंज को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हाँ बोल रहे हैं उनको स्ट्रेंथ कीजिए, जो ना बोल रहे हैं उनको वीक कीजिए या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए, ऐसे नंबर को डाउन कीजिए, तो उस केस में भी आप मैनेजमेंट का चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में जो चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा केस क्या होगा, रिस्ट्रेनिंग यानी ना बोलने वाले ज्यादा है एज कम्पेयर टू ड्राइविंग। इस केस में ना बोलने वाले ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पक्के से मैनेजमेंट को चाहिए कि ड्रॉप करे प्लान को। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग ना बोल रहे हैं, तो अगर आप प्लान को चलाओगे, आप सोचोगे नहीं नहीं, ईगो में आके कि नहीं हमें तो इस चेंज को इम्प्लीमेंट करना ही है, तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो बेटर है कि इसको ड्रॉप कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, फिर आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ ड्रॉप करने के बाद आप अल्टरनेटली क्या कोशिश कर सकते हैं कि ये जो फोर्सेस जो ना बोल रहे हैं बाद में उनको हाँ बोला जाए, मतलब ज्यादा लोग पॉजिटिव के फेवर में आए, तो इस चीज की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो यही इसमें बताया। यानी जो लेविन ने जो अपना मॉडल दिया ना, तो लीडर को चाहिए कि इस मॉडल को पहले समझे, अंडरस्टैंड करे, उसके बाद ही जो है फोर्सेस क्या है उसको मैनेज करे, उसके बाद ही सक्सेसफुल आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि लीडर ने डिसाइड किया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चेंज करेंगे करेंगे, तो उसको नहीं करना। पहले आपको समझना है, लोगों को समझना है, किस टाइप के फोर्सेस हैं उनको समझना है, फिर उनको मैनेज करना है, उसके बाद ही आपका चेंज इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल याद करके जाना। लेविन के 3 केसेस है। पहला है, और लेविन ने बस यही बोला था कि जो लीडर्स हैं उनको चेंज को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है, तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम होनी चाहिए, पर बेसिक चीज़ें इतनी तो उनको मालूम होगी, आसानी से वो समझ सके कि किस टाइप का फोर्स है। यानी ज़्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग ना बोल रहे क्या है। तो उन्होंने डायग्राम से भी यहाँ पे बताया था कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स और आपके ड्राइविंग फोर्स। रिस्ट्रेनिंग फोर्स वो है जो मना कर रहे हैं कि नहीं चेंज नहीं होगा, ड्राइविंग फोर्स हाँ जो बोल रहे हैं कि हाँ चेंज होगा। सो लेविन ने ये डायग्राम के थ्रू ये बताया था कि जब आपका हाँ या हाँ बोलने वाले लोग, मान लीजिए ए और बी हाँ वाले और एक्स वाई ना वाले, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को क्वासी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेज बोला जाएगा, बिकॉज इट में कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड इफ देयर इज एनी चेंज न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव। मान लीजिए कुछ लोग ना में ज्यादा आ गए, हाँ में ज्यादा आ गए, तो वो इक्विलिब्रियम भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो क्वासी स्टेटिक इक्विलिब्रियम वही है कि जहाँ पे हाँ बोलने वाले ना बोलने वाले लोग जो है बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है ना कि हाँ बोलने वाले लोग इस तरफ आ गए, ना बोलने वाले लोग इस तरफ आ गए, तो ये इक्विलिब्रियम आपका चेंज भी होता रहता है। 3 टाइप का उन्होंने बोला था, 3 केस बन सकते हैं, या तो ड्राइविंग वाले ज्यादा है, रिस्ट्रेनिंग वाले कम है, तो इस केस में आसानी से मैनेजमेंट चेंज को इंप्लीमेंट कर सकता है। दूसरे में ड्राइविंग वाले और रिस्ट्रेनिंग वाले इक्वल है, तो मैनेजमेंट जो ड्राइविंग वाले उनको स्ट्रेंथ कर सकता है, यानी ज्यादा लोगों को हाँ वाले फेवर में लाके, और जो मना कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करके उस नंबर को कम करके भी चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरे में अगर ना बोलने वाले रिस्ट्रेन वाले ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाँ बोलने वाले। ठीक है, रिस्ट्रेन मतलब नेगेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, तो प्लान को पक्के से आपको क्या करना चाहिए,
ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि बाद में जब सही टाइम आए तब आप प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, पर इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में एक बहुत सिंपल से लाइन बोली गई है कि लर्निंग एग्जैक्टली होता क्या है। लर्निंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, behavior, skills, value, preference and understanding, and may involve synthesizing different type of information led to change in behavior. Learning process is incomplete without change in behavior. तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी सीखते हैं, सीखने से आपके बिहेवियर में पक्के से अगर चेंज आएगा तभी उसको बोला जाएगा कि हाँ आपने कुछ लर्न किया है। अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली पर आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया तो उसको लर्निंग नहीं बोला जाएगा। यानी कुल मिला के अगर आप बहुत सारी स्किल्स नॉलेज एक्वायर करते हैं और उसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज आता है, ठीक है, बिहेवियर चेंज होना बहुत जरूरी है, बिहेवियर चेंज, ठीक है, व्यवहार में आपके बदलाव आता है तभी उसको बोलेंगे कि हाँ आपने कुछ लर्निंग की है। ठीक है, तो ये इसकी मेन डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। इसमें मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं। लर्निंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है आपका लर्निंग इन्वॉल्व बिहेवियर चेंज। तो ये तो हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि लर्निंग करके कुछ सीख के आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि चेंज जो है आपका, चेंज रिजल्ट फ्रॉम ग्रोथ एंड मेच्योरिटी आर नॉट कंसिडर्ड एज लर्निंग। कुछ चेंज आपकी मेच्योरिटी की वजह से, आपके ग्रोथ की वजह से, मतलब जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो चेंज आएगा उसको आप लर्निंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मेच्योरिटी की वजह से जो चेंज आते हैं वो लर्निंग नहीं कहलाता। तीसरा है बिहेवियर चेंज शुड बी लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो भी आपके बिहेवियर में चेंज शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी उसको बोला जाएगा कि लर्निंग है। ठीक है, तो लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट चीजें वही है कि बिहेव में चेंज आना चाहिए, मेच्योरिटी की वजह से जो चेंज आता है उसको आप लर्निंग नहीं बोल सकते, और जो भी बिहेव में चेंज आया वो लंबे टाइम तक रहना चाहिए। लर्निंग एग्जैक्टली क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, टेस्ट एंड एटीट्यूड। तो इसमें आप नॉलेज हासिल करते हैं, ठीक है, एटीट्यूड ये सब आपका बनता है लर्निंग की वजह से। तो ह्यूमन बीइंग कई तरह से लर्निंग करता है, कई तरह से सीखता है। ठीक है, एक तो एजुकेशन से भी आपकी लर्निंग आती है या पर्सनल डेवलपमेंट भी आपका होता है। कोई आपने गोल बनाया कि ये मेरा गोल है, इसके लिए भी आप लर्निंग करते हैं। या कई बार आप ऐसी मोटिवेशन होते हैं कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, तो वो वैसी पीएचडी कर लेते हैं, भले ही कुछ लोगों का एज बहुत ज़्यादा है फिर भी वो लोग लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन फैक्टर रहता है। ये आपका कुछ गोल है, ये आपको पाना है, इसके लिए आप लर्निंग कर रहे हैं। तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, और लर्निंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग लर्न करता है वो कौन कौन से मेथड्स है? तो पहला आपका प्ले। प्ले काफ़ी आसान चीज़ है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट या जो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं वो प्ले आप बोल सकते हैं, खेल के। चिल्ड्रन प्ले एक्सपेरिमेंट विद द वर्ल्ड, लर्न द रूल्स एंड लर्न टू इंटरेक्ट। तो छोटे बच्चों को अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं, और उनको कुछ दिखता है अरे ये तो इंडिफरेंट है, तो बार बार उसमें रिसर्च करते हैं कि ये आवाज़ आई कहाँ से आई। फिर बार बार जैसे मान लीजिए कोई खिलौना गिर गया या गिलास गिर गया हाथ से पानी पीते पीते, तो एक आवाज़ आएगी, तो बार बार वो गिलास गिरते हैं। आप कभी भी नोटिस करना बच्चों को वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में एक साइंटिस्ट होता है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये गिलास गिरा इसलिए ये आवाज आई। तो वो सब उनके दिमाग में लर्निंग चल रही होती है। तो पहला हो गया आपका प्ले, जो कि सबसे इजी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है प्ले। ठीक है, सेकेंड है आपका हैबिचुअल। हैबिचुअल में क्या होगा, जैसे कि हैबिचुअल इज एग्जांपल ऑफ नॉन एसोसिएटेड लर्निंग इन विच देयर इज प्रोग्रेसिव dimensions of behavior response probability with repetition of a stimulus। हैबिचुअल लर्निंग का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल मतलब जैसे कहते हैं नहीं, आदत बन गई है, आदत बन गई। आदत बन कैसे जाती है? आदत बनने का मतलब ये एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होती है। ठीक है, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई चीज अगर बार बार होगी, रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने लिखी है कि विद रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस, कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है उसकी वजह से आप रिस्पॉन्स देना कम करते हैं। ठीक है, तो वही आपका नॉन एसोसिएटेड लर्निंग। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी आदत कैसे बन सकती है, किसी भी चीज से कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसके लिए अननेसेसरी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स कम हो जाता है। क्यों? हम क्या बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्स कम क्यों हम देखने लगे? क्योंकि हमारी हैबिट बन गई। ये किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए आपकी ब्रांच है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो पहले दिन क्या होता है, पहले दिन आप क्या करते हैं कि 2 किलोमीटर आप पैदल चल के गए तो आपके पाँव में शायद शाम को दर्द होगा। फिर कुछ टाइम बाद विद इन 10 to 15 डेज आपका आदत बन जाएगा। ठीक है, आदत बनने की वजह से आपके पाँव में कोई भी दर्द नहीं होगा। तो यानी जो आपकी बॉडी है उसने क्या लर्न किया कि ये जो चीज़ है ये रिपीटेटिव है, रिपीट हो रहा है बार बार, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें हमारा रिस्पॉन्स, बॉडी ने रिस्पॉन्स देना ही कम कर दिया। जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही यही है। ये जो वर्ड है आपका डिमिनिशंस ऑफ
बिहेवियर रिस्पॉन्स की जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाता है विद रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। तो कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उससे हमारा रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है, वो वाली लर्निंग कहलाती है हैबिचुएशन लर्निंग। यहाँ पे आपकी हैबिट की बात हो रही है कि आदत बन गई। ऐसे नॉन एसोसिएटिव में एक लर्निंग और होती है जिसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब है? ये भी नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होती है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है तो उससे हमारा रिस्पॉन्स भी एम्पलीफाई यानी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल इसका हैबिचुअल वाले का उल्टा है। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट होने से रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, तो ये भी एक टाइप की लर्निंग है। अलग अलग लर्निंग के नाम है। कुछ चीज़ों में हम देखते हैं ना हैबिचुअल लर्निंग की, बार बार हो रहा है तो रिस्पॉन्स हम कम देंगे। जैसे डेली हम पैदल जा रहे थे तो ऑफिस पैदल जा रहे थे डेली 2 किलोमीटर, तो कुछ टाइम तक तो बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, पैर दर्द हो रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद आदत बन गई तो रिस्पॉन्स हमने कम देना शुरू किया बॉडी ने। नेक्स्ट आपका सेंसिटाइजेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए। सेंसिटिव का मतलब कोई छोटी छोटी चीज को लेके बार बार रिस्पॉन्स देना। कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है उसके बावजूद भी हम काफी ज्यादा रिस्पॉन्स को बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ठीक है, एक हॉर्न आपका बजता है तो आप देखते हैं अरे किसने हॉर्न बजाया, ऐसे देखते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा देख के हाँ इन्होंने हॉर्न बजाया, रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। फिर थोड़ा आप आगे और जाते हैं, फिर एक दो जो दो तीन गाड़ियां हैं, मतलब अभी तक तो एक ही गाड़ी आपको पीछे से हॉर्न बजा रही थी, अब तीन गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू किया, तो आपका रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा कि ये क्यों बार बार ऐसे मतलब हॉर्न बजा रहा है। तो आप फटाफट से देखेंगे क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि वो गलती भी थोड़ी देर पहले हुई थी कि ऐसा आपने कुछ किया था जिसकी वजह से एक हॉर्न बजा था, ठीक है। तो शायद आपकी कार की डिक्की की जो दरवाजा रहता है डिक्की पीछे वाला, तो क्या पता वो ओपन हो, इसकी वजह से हॉर्न बजा के उन्होंने बताया। फिर थोड़ा सा आप आगे गए तो तीन लोगों ने हॉर्न बजाया, तो आपका रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा कि इस बार क्या हो गया, ठीक है। फिर ऐसे आप आगे और आगे गए, ठीक है, और आगे गए तो फिर पता लगा कि और पांच छह गाड़ी आपको बजा रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, स्टिमुलस मतलब हॉर्न बजाना, बाकी गाड़ी आपको हॉर्न बजा के मतलब बता रही है कुछ, तो रिपीट होने से आपका रिस्पॉन्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये होती है मतलब आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, मतलब आपके मन में एक टाइप का डर भी बैठ जाएगा प्लस फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे दो फीलिंग आएगी, डर कि अरे क्या हो गया, और आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि क्या है बार बार जाने नहीं दे रहे, हॉर्न बजाए जा रहे। तो इसमें दोनों फीलिंग आपके अंदर होगी, डर भी होगा, फियर प्लस फ्रस्ट्रेशन, वैसा आप फील करेंगे, ठीक है। तो वो वाली जो आपने लर्निंग की वो है आपका सेंसिटाइजेशन। हैबिचुअल में आदत बन गई, जितना भी ज्यादा होता रहेगा कोई चीज, वो जो है उसमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देना कम करती है, या हम खुद से कम रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, खेल कर रहा है बार बार, तो फर्स्ट टाइम तो आप डर गए कि अरे कुछ प्रैंक हो गया, पर अगर डेली आपके साथ प्रैंक हो रहा है तो आप रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दोगे, ठीक है। तो वही आपका हैबिचुअल हो गया। सेंसिटाइजेशन में क्या होगा कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट होने से हम अपना रिस्पॉन्स बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई चीज़ जो आपके साथ बार बार हो रही है तो आप रिस्पॉन्स भी फटाफट दे रहे हैं, तो वो होगा आपका सेंसिटाइजेशन, यानी आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होके रिस्पॉन्ड देते हैं। ये होगा आपका, ये दोनों आपका नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का एग्जाम्पल होगा। सो एसोसिएटेड लर्निंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है? एसोसिएटेड लर्निंग मतलब ऐसी चीज जो कुछ चीजें लिंक थी जिसकी वजह से आपने कुछ लर्निंग की, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप कभी डेंटिस्ट के पास गए नहीं, और आपको जरूरत पड़ गई, कुछ प्रॉब्लम हुई आपको अपने दांतों में, आप चले गए डेंटिस्ट के पास। अब डेंटिस्ट ने क्या किया, कुछ भी आपके जो दांत है उसको निकाला या जो भी प्रॉब्लम था उसको ठीक किया, उससे आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ, ठीक है। पेन की वजह से आपके मन में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। तो जो आपको पेन हुआ वो है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल का मतलब है कि ऑटोमेटिक, मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो गया। तो जो पेन हुआ आपका वो क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, डर बैठ गया, आपके मन में डेंटिस्ट को लेकर डर बैठ गया। अगली बार क्या होता है, अगली बार आपका ये आपका सॉरी ये आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, और ये आपका जो फियर है, डर बैठा, वो आपका था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। पेन था आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, और फियर था आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल मतलब जो चीज ऑटोमेटिक है, जो चीज हम जानबूझ के नहीं कर रहे, जो ऑटोमेटिक आ रहा है। तो कुछ टाइम बाद आपके मन में डेंटिस्ट को लेकर अब डर बैठ गया, इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब भी आप डेंटिस्ट का नाम सुनेंगे, कोई डिस्कशन कर रहा होगा डेंटिस्ट की, तो ऑटोमेटिक आपके मन में डर बैठ जाएगा। तो अब जो आपका रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनल से कंडीशनल बन चुका है। तो जब आप रिस्पॉन्स दोगे वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो आपको जो डेंटिस्ट के पास लेके जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से आपको पेन हुआ, पेन की वजह से आपने फियर महसूस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी पर्सन बात करेगा डेंटिस्ट की कि मैं डेंटिस्ट के पास गया, वो नाम सुन के ही, भले ही अभी आप डेंटिस्ट के पास नहीं है, अभी आपको पेन कुछ नहीं हो रहा, पर वो पुराने पेन की वजह से अभी का फियर आपके साथ लिंक हो चुका है, तो अभी आप डर महसूस करने लगेंगे। तो वही है आपका एसोसिएटेड लर्निंग, यानी ये जो डर वाली फीलिंग आपको आई, ये अब कंडीशन अनकंडीशनल नहीं है, अभी कंडीशनल है। ऑटोमेटिक से अब ये
कंडीशनल बन चुकी है। तो वही चीज इसमें लिखिए कि पहले कोई चीज जो अनकंडीशनल होती है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, वो चीज बाद में हमारे लिए कंडीशनल हो जाती है। और एसोसिएटेड लर्निंग हमारा इसमें यही है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो पहले का था। ठीक है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस पहले का था, अब वो क्या चुका है, अब वो क्या बन चुका है, अब वो बन चुका है हमारे लिए कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट तरीका आपका इमिटेशन यानी नकल से। कुछ चीज हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, उससे हम सीखते हैं ना, तो वो आपका इमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनकल्ट्रेशन। इनकल्ट्रेशन क्या होता है? इन अकल्ट्रेशन आपका मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अकल्ट्रेशन में आपकी लर्निंग कैसी होती है? इट इज अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस वेयर वन पर्सन लर्न द वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ अनदर कल्चर। तो अकल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां का जो डोमिनेंट कल्चर होता है उसके हिसाब से आप लर्निंग करते हैं। मान लीजिए अभी आप है नॉर्थ इंडिया की किसी जगह पे, बाद में आपको बैंक पे कोई पोस्टिंग मिल गया, मान लीजिए चेन्नई। अब आपने चेन्नई में डिफरेंट कल्चर देखा, ठीक है, वहाँ के अलग बिलीफ अलग वैल्यू सीखी, तो उस चीज को आपने ढाल लिया, उस चीज को आपने सीख लिया, तो वो हो जाएगा आपका अकल्ट्रेशन। ऐसे ही एक है आपका इनकल्ट्रेशन। इनकल्ट्रेशन आपका पहले से था। इनकल्ट्रेशन की बात करते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ए पर्सन लर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर नेटिव कल्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इनकल्ट्रेशन में, कि जो आपका नेटिव कल्चर है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव आसपास जिनके आप रहे हो, उनके थ्रू आपने जो लर्निंग की है, ठीक है, उनके जो सोशल नॉर्म थे आपके और रिलेटिव के या आपके पेरेंट्स के, तो उन सोशल नॉर्म से आपने जो सीखा वो हो जाएगा आपका इनकल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी लर्निंग का हो गया। तो देखिए ये जो था आपका लर्निंग थ्योरी में एक बात बोली थी कि जब भी आप कुछ सीखते हैं, नया नॉलेज या स्किल्स गेन करते हैं, तो वो आपका लर्निंग होता है। इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला कि जब भी आप कुछ सीखोगे तो बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तो पहला पॉइंट वही है। दूसरा है कि जो भी आप ग्रोथ या मैच्योरिटी से सीखते हैं वो आपका लर्निंग नहीं कहलाएगा। तीसरा है कि जो बिहेवियर चेंज है वो लंबे टाइम तक होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ आपकी लर्निंग थ्योरी में बोली गई है। फिर कई सारी एक्टिविटीज़ है, कई सारे मेथड है जिससे ह्यूमन सीखता है। पहला है प्ले, जैसे बच्चा बार बार खेलता है और खेल के अपना रिसर्च करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है और सीखता रहता है। दूसरा है एसोसिएटेड लर्निंग। एसोसिएटेड लर्निंग में आपका 2 है, एक है हैबिचुअल और दूसरा आपका सेंसिटाइजेशन। सॉरी, ये आपकी नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। हैबिचुअल मतलब कोई चीज़ आदत बन जाए ना, तो टाइम के साथ वो जितना भी रिपीट होता है तो उसका हम रिस्पॉन्स कम देना शुरू करते हैं। जैसे आप 2 किलोमीटर ऑफिस जा रहे हैं, तो शुरू में तो आपको बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा पैरों में, पर कुछ ना बाद आपकी आदत बन जाएगी, तो रिस्पॉन्स बॉडी कम देगी। सेंसिटाइजेशन में हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कोई चीज़ जितनी ज़्यादा रिपीट होगी उतना ज़्यादा हम फास्ट रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे। जैसे आप एक कार में जा रहे हैं, पीछे से एक हॉर्न बजा, ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्स किया कि कौन है, तो उसने बोला कि आपकी कार की जो डिक्की है पीछे, उसका दरवाजा ओपन है, डिक्की खुली है मतलब। आपने उसको बंद किया, फिर थोड़ा आगे गए, 2 लोगों ने हॉर्न बजाया, तो आप फटाफट से रिस्पॉन्स देंगे कि क्या हुआ। तो पहले एक पर्सन ने हॉर्न बजाया तो आपने रिस्पॉन्स दिया, अब 2 लोगों ने बजाया तो आप ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे, फिर थोड़ा आगे जाओगे, 3 लोग हॉर्न बजाएंगे तो आप और ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे कि अब क्या हो गया। तो इसमें 2 फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेशन प्लस फियर, कि अब क्या हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिपीट हो रहा है स्टिमुलस मतलब वही हॉर्न बजा रहे हैं जो बाकी के लोग, जितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है आपका रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वही है सेंसिटाइजेशन लर्निंग। ये नॉन एसोसिएटेड में आ जाएगा। एसोसिएटेड लर्निंग में हम जो चीज़ें जुड़ी होती है ना उनसे कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए डेंटिस्ट के आप पास गए, तो डेंटिस्ट ने कुछ भी आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी, दांत निकाला, जो भी किया, उससे आपको पेन हुआ, तो पेन की वजह से आपके मन में डर बैठ गया। मतलब पहले तो आपको मालूम नहीं था, कभी आप गए नहीं, तो आपको इतना पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ डेंटिस्ट के शॉप में या जो भी आपका क्लिनिक है। तो पेन हुआ, पेन है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। उस दर्द की वजह से, उस अनकंडीशनल मतलब ऑटोमेटिक जो आपको पेन हुआ, उसकी वजह से फियर पैदा हो गया आपके मन में, वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फियर आपको नहीं पैदा होता अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, यानी पेन हुआ उसी वजह से आपके मन में डर पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो कोई भी डेंटिस्ट की बात करता है, तो भले ही आप उस डेंटिस्ट के पास, मतलब आप मान लीजिए ऑफिस लंच रूम में कुछ बात कर रहे हैं, वहां पे किसी ने ऐसे डेंटिस्ट की बात की, तो आपके मन में डर बैठ जाएगा, उसका नाम सुन के डर बैठ जाएगा। क्यों क्यों डर बैठ गया? वो इसलिए डर बैठ गया क्योंकि वो चीज क्या है आपके साथ लिंक है। वो चीज क्या है आपके साथ लिंक है। किस तरह से लिंक है? क्योंकि लास्ट टाइम आपने जब पेन फील हुआ तो आपने डेंटिस्ट के नाम पे पेन फील हुआ था आपको सच में, तो वो डर बैठ गया था। तो नेक्स्ट टाइम जो भी लोग डेंटिस्ट का नाम लेंगे, उसकी वजह से आपका क्या होगा, डर आपको होगा। तो इस बार वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं, अब ये कंडीशनल रिस्पॉन्स बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इमिटेशन यानी नकल करके। जैसे आपको कोई चीज दूसरों की अच्छी लगती है तो बार बार आप रिपीट करके वो चीज सीख लेते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं तो वो इमिटेशन हो जाएगा। जैसे डांस, किसी का डांस आपको अच्छा लगा तो बार बार रिपीट करोगे तभी आप उस डांस को सीख पाएंगे। ठीक है, तो वो आपका इमिटेशन लर्निंग हो गया। नेक्स्ट है इनकल्ट्रेशन। इनकल्ट्रेशन मतलब ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट प्लस मेमोरी बेस लिख देती हूँ। इनकल्ट्रेशन इस प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन जो है
अपने नेटिव कल्चर को सीखता है, मतलब जहाँ पे वो है, मान लीजिए उसका परिवार, उसके फैमिली, रिलेटिव, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, उनसे जो सीखता है, उनसे जो लर्निंग करता है, वो है इनकल्ट्रेशन। अकल्ट्रेशन मतलब पर्सन का, मान लीजिए वो नॉर्थ इंडियन था, उसका चेन्नई में या तमिल में या बैंगलोर में, साउथ वाली किसी जगह पोस्टिंग हो गया, वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो वहाँ जाके वो वहाँ का कल्चर सीखता है। क्यों? क्योंकि साउथ में वहाँ का कल्चर ही डोमिनेट होगा, तो डोमिनेंट कल्चर को वो सीख जाता है, तो वो हो जाएगा अकल्ट्रेशन। अकल्ट्रेशन मतलब किसी दूसरी जगह जाके वहाँ का कल्चर सीखना। इनकल्ट्रेशन मतलब जहाँ पे आप है उस चीज़ के कल्चर को सीखना, वो है आपका इनकल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई लर्निंग एंड ऑगमेंटेड लर्निंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो आपका ई लर्निंग होगा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो ये क्या है? ये लर्निंग है? नहीं, ये फिजिकल लर्निंग है। ठीक है। तो ई लर्निंग में जैसे मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट से अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा ई लर्निंग। अगर आप मोबाइल फोन के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा एम लर्निंग। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि व्हेन लर्नर इंटरेक्ट विद ई लर्निंग इन्वायरमेंट इट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड लर्निंग। अब ऑगमेंटेड लर्निंग को आप एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। यानी ऑगमेंटेड लर्निंग में क्या होता है कि कई बार आप ऐसा कुछ मतलब इसमें स्पेशल टाइप के आपके स्पेक्स होते हैं जिससे आपको 3D इमेज उस चीज़ की दिखती है। मान लीजिए ऑगमेंटेड लर्निंग में आप ऐसा करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो सामने आपका एक मरीज है, पर वो असली का नहीं, क्योंकि अगर असली का मरीज हो जाए, कोई पेशेंट हो जाए, उसको बोले आपको कि ऑपरेशन करने को, तो आप तो अभी लर्नर, अभी तो आप सीख रहे हैं, तो उस पर्सन को तो ऐसे हम नहीं ला सकते। तो ऑगमेंटेड लर्निंग कैसे हेल्प करता है कि एक आपको स्पेशल टाइप के लेंसेज आपके होते हैं। ठीक है। अलग अलग आपके गूगल लेंस या अलग अलग टाइप के 3D टाइप के आपके लेंसेज आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस है कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो उस टाइप के जो ग्लासेस होते हैं उनको आप लगाइए, उसको लगा के जो सामने की इमेज है उसको आप 3D फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है। उसमें आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, जो भी जिस भी टाइप का आपको ऑपरेशन करना है, उस चीज को अगर आप परफॉर्म करेंगे तो कहाँ पे कौन सी वेन है, तो सारा कुछ आप देख सकते हैं। या फिर कुछ लोग ये पायलट की ट्रेनिंग करते हैं, तो असली का हम उनको इतना बड़ा जहाज उड़ाने को नहीं दे सकते कि आप एरोप्लेन में उड़ा के देखिए कैसे ट्रेनिंग होती है, तो वो हम नहीं कर सकते, और ना ही हम खाली प्लेन के साथ रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे में भी एक आपका स्टिमुलस बनता है, मतलब आप स्पेक्स लगाएंगे, सामने कुछ मशीन्स होंगी, पर वो रियल की नहीं है, वो सिर्फ इमेज फॉर्म में है। उनको आप उस ग्लास की हेल्प से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम सामने सच में प्लेन उड़ा रहे हैं। ये कई बार कुछ वीडियो गेम्स होती है जो हमें फील कराती है कि हम, कोई गेम्स ऐसे होते हैं ना जिसमें बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उनको देख के फील होता है कि सच में आप ऐसा कर रहे हैं। सो वो भी एक शॉर्ट लेवल पे, मतलब समझने के लिए उसको आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके थ्रू भी आप लर्निंग कर रहे हैं, तो वो भी आपका ऑगमेंटेड लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपको इक्वलेंट टू रियल वाली फीलिंग आती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी हेल्प से आप सीखते हैं और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये रियल में है, हमारे साथ रियल में हो रहा है, तो वही आपका ऑगमेंटेड लर्निंग। अब जैसे आप कोई लेसन देख रहे हैं मोबाइल में, फोन में, तो उसको देख के आपको लगता नहीं ना ये रियल में हो रहा है, पर ऑगमेंटेड लर्निंग में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जिनको हेल्प से आपको फील होता है कि ये रियल में है। इसमें कोई टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी हो सकता है, पर वो आपको 3D फॉर्म में फील होगा, आपको फील होगा कि हाँ आप वहीं पे बैठे हुए। ठीक है। तो वही आपका ऑगमेंटेड लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल मतलब जो डे टू डे सिचुएशन से आप लर्न करते हैं, ठीक है, लाइफ के आप लेसन सीखते हैं, तो वो आपकी इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगी। ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, धूप में ये बाल सफेद नहीं हुए, तो कैसे हुए? इनफॉर्मल लर्निंग से हुए, यानी उन्होंने जो लाइफ भर के जो लेसन सीखे, वो इसी का नतीजा होता है। तो जिंदगी भर के हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, जैसे कोई पर्सन अच्छा है, बुरा है, हमें बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती, अगर हमें कोई बोले तो हम बिलीव भी नहीं करते, पर जब तक हम खुद से उसको ना फेस करें तब तक हम एक लेसन नहीं सीखते, तो वही आपका इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के यहाँ पे 5 टाइप बताए। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कंसेप्ट, एटीट्यूड एंड लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। मोटर लर्निंग का मतलब है कि फिजिकल मूवमेंट को सीखना। फिजिकल मूवमेंट सीखना जैसे कि आप बाइक चलाना या कोई डांस करना जिसमें फिजिकल मूवमेंट ज्यादा यूज हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका मोटर लर्निंग। सेकेंड है वर्बल लर्निंग। वर्बली आप कुछ सीख रहे हैं, कोई नया वर्ड, कोई नई डेफिनेशन, कोई नई लैंग्वेज, तो वो आपका हो जाएगा वर्बल लर्निंग। तीसरा कंसेप्ट लर्निंग, आप किसी आइडिया या कंसेप्ट को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक के कुछ कंसेप्ट है ना, तो वो आपका कंसेप्ट लर्निंग हो जाएगा। चौथा आपका एटीट्यूड लर्निंग। ऐसी लर्निंग जिसने आपके एटीट्यूड को बदल दिया, जैसे आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड था, अब वो पॉजिटिव बन चुका है, तो ऐसे आपने क्या लर्निंग की कि आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिया, एक अच्छा एटीट्यूड अपना लिया, वो होगा आपका एटीट्यूड लर्निंग। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे हम प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों को सीखते करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कोई फिजिक्स के या आपने इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल सीख लिए, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। ये 5 टाइप की लर्निंग यहाँ पे होगी। डोमेन्स ऑफ लर्निंग,
अगर हम लर्निंग की बात करें तो 3 डोमेन आपकी लर्निंग के होते हैं। पहला आपका कॉग्निटिव, दूसरा आपका साइकोमीटर और तीसरा अफेक्टिव लर्निंग। सो लर्निंग के 3 डोमेन में से पहला जो आपका कॉग्निटिव लर्निंग में आपका क्या होता है, जो मेंटल स्किल्स है, ठीक है, जो नॉलेज है वो बढ़ती है। जैसे किसी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना, कैलकुलेट करना, ये वाली अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, तो वो हो गया आपकी कॉग्निटिव लर्निंग, यानी आपकी मेंटल स्किल्स और मेंटल नॉलेज बढ़ रही है। मेंटल नॉलेज या स्किल बढ़ रही है, ठीक है, उसको आप सीख रहे हैं। सेकेंड आपका मोटर लर्निंग जहाँ पे आप फिजिकल मूवमेंट वाली चीज़ें सीखते थे, जैसे डांस, स्विमिंग, जहाँ पे आपकी फिजिकल मूवमेंट हो रही है, तो इसमें आप क्या करते हैं, आपकी फिजिकल मूवमेंट वाली स्किल्स को अगर आप सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका साइकोमोटर लर्निंग। तीसरा अफेक्टिव लर्निंग, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को आप सीखते हैं, डर, प्यार, हेट, ये वर्शिप, पूजा करना, तो इस टाइप की चीज़ों अगर आप में डेवलप हो रही है, तो वो आपकी अफेक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है। इसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने लर्निंग देखा। ई लर्निंग जैसे मोबाइल फ़ोन की हेल्प से अगर आप सीख रहे हैं तो एम लर्निंग हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो आपका ई लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। ऑगमेंटेड लर्निंग क्या है? ऑगमेंटेड मतलब व्हेन अ लर्नर इंटरैक्ट विद ई लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब जो ई लर्निंग का इन्वायरमेंट है, आप इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मान लीजिए कुछ जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट के कुछ होलोलेंस ग्लासेस हैं, या और भी कई सारे ग्लासेस आते हैं, जिनको अगर आप लगाए ना तो आपको ऐसा फील होता है कि आप वहाँ पे, जैसे कुछ पहले मूवीज चलती थी, ठीक है, जिसमें आप थिएटर में प्रॉपर स्पेक्स ग्लासेस उनके लगा के बैठते थे, जो आपको थिएटर वाले प्रोवाइड करते थे। फिर आपको फील होता था कि जो मूवीज में जंगल है, नदी है, पानी है, आपको रियल लाइफ में ऐसा लगता था कि हम वहीं पे बैठे हैं, आपको लगता ही नहीं था कि हम थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो वो एक तरह से ऑगमेंटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था, और उनकी हेल्प से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग, जो हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग। एग्जाम्पल वही धूप में जो बाल सफेद हो जाते हैं, तो वो वाली जो लर्निंग है वो है इनफॉर्मल लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग 5 टाइप की होती है। मोटर, वर्बल, कंसेप्ट, एटीट्यूड लर्निंग। मोटर मतलब फिजिकल मूवमेंट हम सीख रहे हैं, स्विमिंग हो गया, डांस हो गया, वो वाली लर्निंग है मोटर। वर्बल मतलब हम कोई वर्ड, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो जाएगी वर्बल। कंसेप्ट, आपको कोई आइडिया, मैथ्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो वो जाएगी कंसेप्ट लर्निंग। एटीट्यूड, ऐसी लर्निंग जिससे आपने एक अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया, वो होगी आपकी एटीट्यूड लर्निंग। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल मतलब कोई भी रूल सीख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स या इकोनॉमी के अगर आप प्रिंसिपल को सीख रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। डोमेन ऑफ लर्निंग में 3 है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव में आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, साइकोमोटर में फिजिकल, जैसे आपने कार चलाने सीखी, स्विमिंग सीखी, डांस सीखा, तो आप फिजिकल डेवलप कर रहे हैं बॉडी को। अफेक्टिव में क्या होता है कि आपके इमोशंस डेवलप होते हैं, ठीक है, लव, हेट, फियर, वर्शिप, ये वाले इमोशन अगर आप डेवलप कर रहे हैं, फीलिंग्स को डेवलप कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका अफेक्टिव लर्निंग। सो नेक्स्ट हेडिंग है लर्निंग प्रोसेस। सो यहाँ लिखा है कि लर्निंग थ्योरी में बी डिस्क्राइब एज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एडवोकेट बाय साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर टू एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्वायर स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। यानी अलग अलग लर्निंग को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी गई है, ठीक है, और उस थ्योरी में बोला गया है कि उन थ्योरी में ये बताया कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे कि लोग कैसे नॉलेज को, स्किल्स को या एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं। सो अलग अलग लोगों ने बोला कि अलग अलग चीजें सबने बोली। किसी ने बोला फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू ऐसा होता है, लर्निंग की जाती है। किसी ने ट्रेनिंग, मतलब अलग अलग चीजों ने, लोग अलग अलग टाइप के आपके एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। अगर हम सारे के सारे चीजों को अगर हम ऐड कर दें, मतलब कुछ थ्योरीज आपका साइकोलॉजिस्ट देते हैं, कुछ एजुकेटर, वो आपस में एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते, ठीक है, कंप्लीट एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते हैं। लेकिन मोस्ट डू एग्री दैट लर्निंग मे बी एक्सप्लेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बेसिक अप्रोच। लेकिन ज्यादातर लोग ये बात मानते हैं कि 2 अप्रोचेस काम करती है लर्निंग के लिए, मतलब ये 2 अप्रोचेस बताती है कि लर्निंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो लर्निंग थ्योरी है उसका पर्पस यही है कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सप्लेन करे, या ऐसे कौन से थ्योरीज है जो एक्सप्लेन करे। थ्योरीज में यही बोला गया कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करे कि लोग स्किल्स या नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं, मतलब कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे लोगों के अंदर स्किल्स आ जाती है, कैसे लोग नॉलेजेबल हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है। तो रीजन के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई है, और वो आपस में ज्यादा एग्री नहीं करती, लेकिन 2 चीजों को हर कोई एग्री करता है, वो है आपका बिहेवियरिज्म और दूसरा आपका कॉग्निटिव थ्योरी। जो सेकंड आपका कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सो पहला है आपका बिहेवियरिज्म। ये थ्योरी क्या बोलता है? सो इस थ्योरी में बोला गया है कि लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं बिहेवियर से, यानी आपके आसपास का क्या इन्वायरमेंट है वहां से लोग सीखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स के फैक्टर में आते हैं, वैसे वैसे आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा इस थ्योरी में बोला गया है।
यानी जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फैक्टर के कांटेक्ट में आते हैं वो आपका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो सकता है। पॉजिटिव रिइंफोर्स मतलब कुछ अच्छा करके, अगर आपने कुछ किया तो कुछ अच्छा करके आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे कोई रिवॉर्ड मिल गया। या पनिशमेंट भी हो सकता है, पनिशमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ नहीं सीखा तो उनको कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा। या ऑफिस में अगर आप ट्रेनिंग नहीं पूरी कर रहे, कुछ स्किल्स नहीं बढ़ा रहे, तो ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। तो पनिशमेंट या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग करा सकते हैं, ऐसा इस थ्योरी में बोला गया। तो वो है आपका बिहेवियरिज्म, यानी हम सीखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से बाहर, चाहे कोई हमें पॉजिटिव यानी रीइंफोर्स करे या हमें पनिशमेंट करे, किसी भी फॉर्म में जो है हम सीख सकते हैं। वो आपका बिहेवियरिज्म थ्योरी में बोला गया। सेकेंड आपका कॉग्निटिव थ्योरी है। इसमें बोला गया है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं ना, तो उसमें हमारा मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जो कॉग्निटिव थ्योरी इसमें बोला है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द स्टूडेंट माइंड, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है उसी के आधार पे हम सीखते हैं। इसमें यह भी बोला गया कि लर्निंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सीखा, ठीक है, फिर इंडिविजुअल क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, आप उसको प्रोसेस करते हो, फिर देखते हो कि हाँ ये सेंस बनता है, और फिर उसको नई सिचुएशन पर आप लगाते हो। तो इस तरह से लर्निंग होती है। ठीक है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन को आपने अपने माइंड से प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपने क्या किया, कोई भी सिचुएशन आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज किया, अप्लाई किया, और उससे आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो कॉग्निटिव थ्योरी में वही बोला गया है कि लर्निंग आपके माइंड की वजह से होती है। और जो ये है आपका बिहेवियरिज्म थ्योरी, इसमें बोला लर्निंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और इस कॉग्निटिव थ्योरी में ये बात भी बोली गई है कि कोई भी पर्सन है, उसने लर्निंग की है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, बिहेवियरिज्म में यही बोला है कि आप लर्न करके किसी पर्सन का बिहेव भी चेंज करा सकते हैं बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे आपने कुछ रिवॉर्ड दिया या आपने कुछ पनिशमेंट दी, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर चेंज आप करा सकते हो, उस हिसाब से उसकी आप लर्निंग करा सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग में हमने ये देखा ना कि लर्निंग करा के हम किसी का बिहेवियर चेंज करा सकते हैं, तो वो इस थ्योरी में बोला है। कॉग्निटिव में बोला है कि ऐसा नहीं कि आपने लर्निंग किया तो सिर्फ आपका बिहेवियर ही चेंज होगा, बल्कि आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का, कि आप चीजों को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे आप चीजों को स्टोर करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, उससे आपका बिहेवियर चेंज होता है। यानी यहाँ पे जो है ब्रेन को इंपॉर्टेंस दी है, कि ऐसा नहीं कि आपने बाहर के इन्वायरमेंट से किसी भी पर्सन का बिहेवियर चेंज करा दिया। यहाँ पे बोला है कि जब भी कोई पर्सन है, उसका जो ब्रेन है, ब्रेन को मेन प्रोसेसर के तौर पे इस थ्योरी में देखा गया है। इसमें बोला है कि जो आपका दिमाग है वही एक प्रोसेसर है, एक मशीन का जैसे प्रोसेसर होता है ना, जो जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसमें प्रोसेसर होता है। तो इस थ्योरी में बोला गया कि आपका दिमाग एक प्रोसेसर है, और दिमाग को अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो उसको प्रोसेस करता है, सेलेक्ट करता है, स्टोर करता है, और यूटिलाइज करता है, और उसकी वजह से जो है आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये आपका कॉग्निटिव थ्योरी में बोला गया। जो आपकी कॉग्निटिव थ्योरी है उसको भी आगे दो तरह से सब क्लासीफाई किया गया। पहला आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, और दूसरा आपका सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में ये बोला गया है कि जो आपका दिमाग है, ठीक है, जो ह्यूमन का या स्टूडेंट का जो ब्रेन है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना, सेम ये भी वैसे ही है। जैसे आपका दिमाग है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, इसको उससे कंपेयर किया गया है कि कोई भी चीज आप उसको सिखाते हैं तो दिमाग क्या करता है, दिमाग का ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से चीजों को प्रोसेस कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, और जब चाहे उसको यूज कर सकता है, ताकि जिस टाइप का बिहेवियर चाहिए वो उसको शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में दिमाग को एक मशीन की तरह ट्रीट किया। बोला है जैसे मशीन चीजों को प्रोसेस करती है, ऐसे आपका दिमाग भी प्रोसेस करता है और आपका बिहेवियर चेंज होता है। सोशल इंटरेक्शन मॉडल को जो है 1980 में ज्यादा यूज किया जाने लगा। ठीक है, 1980 में इसको ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस गेन होने लगी। इस थ्योरी में बोला गया था कि जो लर्निंग है वो हम कैसे सीखते हैं। दे स्टेट दैट लर्निंग एंड सब्सिक्वेंट चेंज इन बिहेवियर टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट। यानी आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जैसे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके आसपास का जो सोशल इंटरेक्शन है, जो लोगों से आप मिलते हो, उनसे आप सीखते हो, उसी से आपकी लर्निंग होती है, उसी से आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो नाम से ही लग रहा है सोशल इंटरेक्शन। यानी इसमें बोला गया है कि आप सीखते इसी वजह से क्योंकि आप बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, उनकी वजह से आप सीखते हैं, आपके अंदर क्या आता है, लर्निंग आती है, और उससे आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो ये जो दो मॉडल है, ये आगे दिए गए थे। द एबिलिटी टू लर्न इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो चीजों को लर्न करना ये सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग का। लर्न जो है पर्सन का कंटिन्यूस चलता रहता है लाइफ टाइम तक। जब आप छोटे बच्चे हैं या जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे,
कोई भी पर्सन है उसका डेथ हो जाएगा 80 90 100 साल में, तो तब तक वो लर्निंग करता रहता है, सीखता रहता है। हर स्टेज में कुछ ना कुछ लर्निंग हम लोग सीखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग को डिफाइन किया है कि हम लर्निंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, हम अलग अलग लर्निंग करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वही हमारा लर्निंग है। सो लर्निंग को एक और तरह से भी डिफाइन किया गया है, मेजरेबल और रिलेटिव। मतलब मेजरेबल मतलब जिसको आप मेजर कर सको, ठीक ठाक बिहेवियर चेंज, और परमानेंट चेंज। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने के लिए कोई बिहेवियर चेंज किया तो उसको लर्निंग नहीं बोला जाएगा। परमानेंट या बहुत लंबे टाइम तक अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ सीखा, कुछ स्टडी किया, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में लॉन्ग टाइम तक चेंज आ गया, तो वही आपका क्या है, वही आपका लर्निंग कहलाता है। सो यहाँ पे लर्निंग और ट्रेनिंग का डेफिनेशन दिया गया है। सो यहाँ पे हमारी जो दो थ्योरीज है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव, ये दो थ्योरीज आपकी लर्निंग को लेके, लर्निंग प्रोसेस को लेके बनाई गई है। लर्निंग थ्योरी जो है उसमें ये बोला गया कि कैसे लोग सीखते हैं। मतलब ये एक्सप्लेन कर रही है, ये जो थ्योरीज है लर्निंग को लेके, ये एक्सप्लेन करती है कि लोग स्किल्स या नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, उसका क्या रीजन है। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई है। कुछ जितनी भी थ्योरी है उसमें दो बातें तो कॉमन है कि बिहेवियरिज्म काम करता है लर्निंग के टाइम पर, कॉग्निटिव थ्योरी भी काम करती है। बिहेवियरिज्म बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये बोलता है कि आप किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज करवा सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्स से या फिर पनिशमेंट से। पॉजिटिव रेनफोर्स मतलब आप किसी का बिहेवियर चेंज करा सकते हो अगर आप उसको एक रिवॉर्ड देना चाहो। पनिशमेंट मतलब आप उसको कुछ सजा दो, उसकी वजह से भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्योंकि बिहेवियर चेंज हो गया तो उसका मतलब है कि लर्निंग हो चुकी है। लर्निंग का मतलब ये कि लॉन्ग टर्म तक बिहेवियर चेंज कर दो। ठीक है, तो इस थ्योरी में बोला है कि जो रिजल्ट है बिहेवियर चेंज करना, तो हम किसी को डरा के या किसी को रिवॉर्ड देके बिहेवियर चेंज करा सकते हैं, ये इस थ्योरी में बोला गया। और ठीक है, जो आपका सेकंड थ्योरी कॉग्निटिव, इसमें बोला है कि जो आपका दिमाग है वो चीज़ों को सीखता है, प्रोसेस करता है और फिर चीज़ों को अप्लाई करता है, और उस हिसाब से जो है चेंज इंप्लीमेंट होता है। ये कॉग्निटिव थ्योरी में बोला गया है। कॉग्निटिव थ्योरी भी आगे इसके दो पार्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और सेकेंड आपका सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में जो ह्यूमन का दिमाग है उसको एक मशीन की तरह ट्रीट किया है। बोला मशीन जैसे चीज़ों को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, रिट्राइव करती है, यूज़ करती है, वैसे ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, और उस हिसाब से बिहेवियर चेंज होता है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी को 1980 में ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। ये थ्योरी बोलती है कि लोगों का बिहेवियर चेंज तभी होता है जब आप किसी के इंटरेक्शन में आते हो। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जंगल में, गुफा में रह रहे हैं जहाँ पे आपको कोई भी दिखाई नहीं दे, सिर्फ आप अकेले जंगल में रह रहे हो, तो आप कुछ सीख नहीं पाते, आपकी लर्निंग नहीं होती और आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता। तो लर्निंग मतलब बिहेवियर चेंज होना पक्के से चाहिए, लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। तो सोशल इंटरेक्शन बोलती है कि आप लोगों के कांटेक्ट में, अपने दोस्त ग्रुप, अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आते हो, जिसकी वजह से आप सीखते हो, लर्निंग होती है और उससे आपका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज यहाँ पे बोली गई है। फिर लर्निंग बताया, लर्निंग क्या होता है। फिर बोला कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्सपीरियंस से कुछ सीख के अपने बिहेवियर में चेंज करते हो। ये आपका लाइफ टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, लर्निंग में आपका मेजरेबल और परमानेंट चेंज आता है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है, जिसको आप अच्छा खासा मेजरमेंट, मतलब ठीक ठाक चेंज, मेजरेबल मतलब ठीक ठाक चेंज, ताकि हम देख सके कि अरे चेंज आया। मतलब नेग्लेजिबल चेंज आया तो उसको आप लर्निंग नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा खासा अगर चेंज है तभी आप उसको लर्निंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेनिंग और लर्निंग दिया गया। सो ट्रेनिंग और लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेनिंग जनरली हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं। ठीक है, ऑफिस में आप गए, आपने बैंक ज्वाइन किया, आपका नया नया सिलेक्शन हुआ है, तो आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो इसीलिए ताकि आप अपना काम सीख के अपना काम कर पाएं। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, टू इन्हांस नॉलेज स्किल्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि आपका जो जॉब है, जो आपका काम है, वो आप सीख लो, उसी के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लर्निंग की, तो ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। जैसा हमने कहा था कि लर्निंग आपके बचपन से बुढ़ापे तक चलती है, तो कोई मान लीजिए 90 साल 80 साल का है, तो क्या उस टाइम पे आप उसको ट्रेनिंग दे रहे? नहीं। उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस ले रहा है वो उसकी लर्निंग होती है। यानी लर्निंग एक बहुत ही बड़ा, एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है। ट्रेनिंग एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप ऐसे याद सकते हैं। ठीक है, लर्निंग आपका सिर्फ वर्क प्लेस तक नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उस तक होगा, नहीं। और लर्निंग इज ए प्रोसेस विच इज इनबिल्ड इन ट्रेनिंग, विच इज इनबिल्ड इन ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग में आपकी लर्निंग जुड़ी रहती है, वो ऑटोमेटिक ही रहती है। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग से कुछ स्किल्स अक्वायर कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी लर्निंग भी होती जा रही है। ठीक है, इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस बाय विच स्किल, नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड आर एक्वायर एंड यूटिलाइज टू मॉडिफाई द बिहेवियर। तो इसमें भी वही हो रहा है कि आपको स्किल्स या नॉलेज ले रहा है जिससे आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है, बिहेवियर में चेंज हो रहा है। सो ट्रेनिंग और लर्निंग में डिफरेंस क्या है। ट्रेनिंग हम अपने ऑफिस का जो काम है, टास्क है, उसको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो काम हम कर सके। लर्निंग क्या है कि ये एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। लर्निंग हमें लाइफ टाइम तक सीखनी होती है। जो भी आप लर्निंग, जैसे जब भी आप ट्रेनिंग लोगे ना, तो ट्रेनिंग में आपका लर्निंग इनबिल्ड रहेगा। यानी जब भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तो साथ के साथ आपकी लर्निंग भी होती जाती है।
सो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी ट्रेनिंग में इनबिल्ट रहती है, और इसमें आप कोई भी स्किल्स, नॉलेज या हैबिट को एक्वायर करते हैं और आपका बिहेवियर इससे चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी लर्निंग। तो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो लर्निंग हमने जैसे पहले भी देखा, कई बार 2-3 बार हम लाइन देख चुके हैं दोस्तों, कि लर्निंग जो है आपका, जैसे जैसे आपका जन्म होता है तब से आपकी लर्निंग शुरू होती है। पर क्या जन्म होते ही क्या हम ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं? नहीं, वो तो जब हमारे को ऑफिस में जॉब में सिलेक्शन होता है तभी हम ट्रेनिंग करते हैं। बट लर्निंग आपका बचपन से चलता रहता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बचपन से आपका चलता रहेगा अपने लाइफ टाइम तक। तो फुल जिंदगी हम लोग लर्निंग करते हैं, पर ट्रेनिंग सिर्फ एक एटीट्यूड, सॉरी, ट्रेनिंग सिर्फ एक ऑफिस का जो आपका काम है उसको पूरा करने के लिए आप ट्रेनिंग करते हैं। बट लर्निंग आपका बचपन से लेके, अब 2 साल का बच्चा भी लर्निंग कर रहा होता है, अपना प्ले करके आसपास के इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है, अपना कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा होता है एक तरह से, और उसके थ्रू उसकी लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। लर्निंग दोनों तरह से हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। सो वर्टिकल लर्निंग होता है कि आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो वो आपकी वर्टिकल है। हॉरिजेंटल क्या है कि आप अलग अलग जगह से अलग अलग टॉपिक में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सो हॉरिजॉन्टल लर्निंग का एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप 10th क्लास में, जहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे करके टोटल 6 सब्जेक्ट आपके हैं। तो आप हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आपने खुद को स्पेशलिस्ट या बहुत ही डीप नॉलेज इकट्ठा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा आप सब सब्जेक्ट को दे रहे हैं, एक एवरेज आपको नॉलेज इसमें हो जाता है हर सब्जेक्ट का, तो वो है आपका हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज इकट्ठा करते हैं। वर्टिकल में क्या होगा कि एक ही सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स से आपने एमएचसी की है, तो आपने की एमएचसी, तो मैथ्स के बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, यानी मैथ्स में आपने डीप नॉलेज इकट्ठी कर ली है, वो है आपका वर्टिकल नॉलेज। यानी एक ही सब्जेक्ट में अगर हम महारत हासिल कर ले, बहुत अच्छी या डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाए, तो वो हो जाएगा वर्टिकल लर्निंग। हॉरिजॉन्टल मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में एक एवरेज नॉलेज, यहाँ पे डीप या एक स्पेशलिस्ट नहीं बनते आप सिर्फ एक एवरेज नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट में इकट्ठा करते हैं, वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल नॉलेज। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, 10th क्लास में जो आप 5-6 किताबें पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, वो है हॉरिजॉन्टल। और आपने एमएचसी की है मान लीजिए मैथ्स ऑनर से, तो वो है आपका वर्टिकल, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके मैथ्स के जैसे ही रहेंगे, मैथ्स के टॉपिक को लेके आपकी अलग अलग बुक्स इसमें रहती है। फिर आगे इसमें है कि जो योकमैन और जो सिम्पसन है, उसने 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए लर्निंग का, मतलब 9 चीजें हैं जो कि आपकी लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या है वो 9 चीजें, वन बाय वन इसको देखेंगे। सो पहला है लर्निंग इज ग्रोथ, यानी जैसे जैसे आप लर्न करते हैं आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है। लर्निंग के थ्रू आपकी फिजिकल ग्रोथ भी होती है, आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है। यानी कोई पर्सन अगर लर्निंग करता है तो वो जो बातें बोलेगा अच्छी क्वालिटी की सही बातें बोलेगा, ये बात इसमें बोली गई है। सेकेंड है लर्निंग इज एडजस्टमेंट, तो लर्निंग से आप क्या करते हैं, खुद को ढालना, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना सीखते हैं आप। लर्निंग आपको एडजस्टमेंट में भी हेल्प कराती है, ठीक है। सो लर्निंग इनेबल द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ प्रॉपरली विद द न्यू सिचुएशन, तो कोई भी पर्सन अपने आप को नई सिचुएशन के हिसाब से ढालना चाहता है, तो लर्निंग इसमें उसको सपोर्ट देने का काम करती है। तो लर्निंग की हेल्प से आप खुद को एडजस्ट करना सीख पाते हैं। सो वही लाइन इसमें बार बार रिपीट लिखी है कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग नया नया कंडीशन जो चेंज होता रहता है आपके लाइफ में, नई नई कंडीशंस आती है, आपको खुद को उस कंडीशन के हिसाब से ढाल पाते हैं, ठीक है, ये बात इसमें बोली गई। तीसरा है लर्निंग इज पर्पसफुल। लर्निंग इज पर्पसफुल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई लर्निंग करते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ पर्पस या गोल छिपा होता है, पक्के से आपका कोई गोल रहता है, यानी कुछ ना कुछ गोल रहता है, उसी की हेल्प से आप उस गोल को पूरा करने के लिए आप लर्निंग करते हैं। चौथा है लर्निंग इज एक्सपीरियंस। सो लर्निंग अगर थ्रू एक्सपीरियंस, जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे भी आप सीखते रहते हैं। वो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, तो हर तरह के एक्सपीरियंस चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे आपको लर्निंग मिलती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज इंटेलिजेंट। लर्निंग इज इंटेलिजेंट का मतलब है कि आपने कुछ क्रैम कर लिया, कुछ आपने ऐसे रट लिया कुछ भी, तो वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग में क्या होता है कि प्रॉपर जो है आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग, मीनिंगफुल चीजों को यूज करते हैं। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग में आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। सिर्फ आपने कुछ क्रैमिंग किया, कुछ रट लिया बिना उस सब्जेक्ट को समझे हुए, तो वो आप लर्निंग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपको जो क्रिटिकल थिंकिंग वो सब इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो लर्निंग है वो क्या आपकी यूजफुल है। तो लर्निंग आपकी पक्के से इंटेलिजेंट होनी चाहिए। 6 है लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग का मतलब है कि जो पर्सन है, लर्निंग इज एक्टिव का मतलब होता है कि जो लर्नर है उसको अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होता है, तभी वो सीख पाता है। तो प्रॉपर जो है मोटिवेशन जरूरी है। अगर पर्सन के अंदर मोटिवेशन रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक क्या कर पाएगा,
एफर्ट्स लगाएगा, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका लर्निंग जो है एक्टिव है, एक्टिव मतलब चलते रहना चाहिए, और एक आपका जो लर्नर है वो एक्टिवली इसको पार्टिसिपेट करे। ठीक है, ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज भी नहीं कि वन टाइम आपने किया ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कोई चीज आप काम करके सीखते हैं ना, तो वो भी इसमें काफी जरूरी हो जाता है, उससे आपका मोटिवेशन लेवल भी बना रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। लर्निंग आप अकेले में भी कर सकते हैं और सोशली मतलब मिल के ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अकेले में लर्निंग मतलब कोई सब्जेक्ट या अकेले आप लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल लर्निंग होगी। सोशल मतलब एज ए ग्रुप भी आप सीखते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी ग्रुप में फ्रेंड या रिलेटिव के ग्रुप में क्लासमेट्स के साथ है, तो उनसे भी आप उनका आइडिया ये सारी चीजें सीखते हैं। तो इस तरह से आपकी लर्निंग भी होती रहती है। तो लर्निंग आपका इंडिविजुअल भी रहता है और ग्रुप में यानी सोशल भी रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब है कि जिस इन्वायरमेंट में हम होते हैं उस टाइप की लर्निंग हम सीखते हैं। यानी हमारे आसपास का माहौल अगर पॉजिटिव है तो वहां भी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो लर्निंग बहुत खराब होगी। ठीक है, यानी आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वही बात इसमें बोली है कि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, मतलब वहां पे हर कोई लर्निंग को इनकरेज करता है, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट ही बहुत नेगेटिव है तो आप सीख नहीं पाओगे। अब घर के माहौल की बात करते हैं, पेरेंट्स अगर एजुकेटेड है तो वो लर्निंग इन सबको काफी इंपॉर्टेंस देंगे, तो वहां का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। उसी के बदले में कोई पेरेंट्स ऐसे जो खुद अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड है, कुछ पढ़ाई नहीं की, वो खुद वेज अर्नर्स है मतलब डेली वेज, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई इन सबकी इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, तो वो एक नेगेटिव माहौल वहाँ पे बन जाता है। तो वो जो है लर्निंग को इम्पैक्ट करता है, मतलब उस केस में लर्निंग ज्यादा नहीं हो पाती है। तो वही चीज इसमें बोली है। लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। सो लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर मतलब है कि अगर आप कुछ लर्निंग करते हो तो पक्के से आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। ये हमने लर्निंग की डेफिनेशन में भी देखा था ना, कि जब भी आप कुछ सीखो आपके बिहेवियर में लॉन्ग टाइम चेंज आए, तभी आप उसको बोलोगे कि हाँ ये लर्निंग है। तो लर्निंग से आपका जो बिहेवियर है वो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लर्निंग के। अडल्ट लर्निंग को हम इससे अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लर्निंग के हमने यहाँ पे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो लर्निंग के बारे में हमने ये सीखा था कि ट्रेनिंग और लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रेनिंग यानी हमें अपने जॉब को पूरा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो ट्रेनिंग होता है, लेकिन लर्निंग आप बचपन से सीखते हैं, ये आपका लाइफ पर चलता रहता है। बचपन से लेके जब तक पर्सन का डेथ ना हो जाए तब तक वो लर्निंग करता ही रहता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लर्निंग हमारे लाइफ टाइम तक चलती रहती है। दो टाइप की लर्निंग होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम सेम सब्जेक्ट में बहुत सारी एक एवरेज टाइप की नॉलेज को हासिल करते हैं। जैसे 10th क्लास में आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता है। वर्टिकल मतलब आपने मान लीजिए एमएससी की है मैथ्स से, तो मैथ्स के ही सब्जेक्ट आप काफी डिटेल में काफी स्पेशलाइज नॉलेज आपकी हो जाती है। आप उस टॉपिक में एकदम बिल्कुल अच्छी पकड़ बना लेते हैं, एकदम महारत हासिल कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो वो हो जाती है आपकी वर्टिकल लर्निंग। ठीक है, फिर लर्निंग को लेके यॉकमैन और सिम्पसन ने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। पहला है कि लर्निंग इज ग्रोथ, यानी लर्निंग से मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होता है आपका। दूसरा, लर्निंग के हिसाब से लोग सीखते हैं कि कैसे खुद को नई सिचुएशन में ढालना है। लर्निंग में एक आपका गोल होना चाहिए तभी आप लर्निंग करते हैं। तो जितनी भी लर्निंग है एक गोल ओरिएंटेड है, एक गोल के लिए एक पर्पस के लिए आप लर्निंग करते हैं। चौथा है लर्निंग इज एक्सपीरियंस, यानी अलग अलग एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हैं। ठीक है, अलग अलग आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, उससे भी आप सीखते हैं। पांचवा, लर्निंग इज इंटेलिजेंट, यानी किसी ने कुछ क्रैम कर लिया कोई टॉपिक, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को मैंने लर्निंग की है। तो जब तक आपको किसी टॉपिक की अंडरस्टैंड ना हो, जब तक आप उसको समझ ना लो, जब तक अपना माइंड, अपना रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी जब तक यूज ना करो, तब तक आप उसको लर्निंग नहीं बोल सकते। तो लर्निंग इंटेलिजेंट चीज को बोला जाता है। लर्निंग इज एक्टिव, तो ऐसा नहीं कि वन टाइम एक्टिविटी, इसके लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ता है, उसके लिए आपको मोटिवेशन भी जरूरी है। लर्निंग आप अकेले भी कर सकते हो और ग्रुप में भी कर सकते हो। अकेले भी आप कुछ सीख सकते हो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। ग्रुप दोस्तों के साथ भी आपको कुछ आइडिया या कुछ फीलिंग्स या कुछ एटीट्यूड आप सीख पाते हैं। लर्निंग आपके इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, तो जैसा आपका इन्वायरमेंट वैसे ही आप लर्निंग करते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव पढ़े लिखे तो बच्चों को भी पढ़ाई को लेके इंपॉर्टेंट नॉलेज को हासिल करो को लेके पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं क्योंकि वो उनको एक नेगेटिव इन्वायरमेंट देते हैं। लर्निंग जो है आपका जो कंडक्ट है, मतलब जो सीखने वाला है उसके बिहेव को इम्पैक्ट करता है। ये हमने लर्निंग की डेफिनेशन में भी देखी थी कि लर्निंग से हमारा बिहेव जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये नौ फीचर्स यहाँ पे हो चुके हैं। एडल्ट लर्निंग को अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।